महाराष्ट्र के हमारी दोनों पार्टी के, जो अलग अलग पार्टी अभी तक हमारी थी लेकिन अब हम एक हो रहे हैं, तो तमाम साथियों को सबसे पहले पार्टी की पूरी केंद्रीय कमेटी की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से सभी साथियों को लाल सलाम। ये जैसे अभी कमेट रवि कह रहे थे और उनमें साथियों ने भी कहा कि इस वक्त का हमें लंबे समय से इंतजार था। पिछले करीब 1990 से साथियों ने बताया 8 अक्टूबर 90 में जो दिल्ली में IPF की रैली हुई और उसके बाद अशोक मनोहर जी हम लोगों से संपर्क किए, हम लोग मिले और लगा कि अशोक जी को देख करके अशोक जी भी इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कोई पार्टी मिले, ऐसे लोग मिले, और हम लोगों को भी लगा कि महाराष्ट्र में ऐसे लोग मिले। तो तब से हम लोगों का ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो तब से इस वक्त का इंतजार था हमारी दोनों पार्टियों में, और आज आखिरकार वो वक्त आया है और बहुत खुशी है तमाम साथियों में। और हमें लगता है कि अब हम लोगों को ये जो संकल्प हमने लिया, जो एकता हमने कायम की, अब इस एकता के अंदर बहुत सारी संभावना है, उसको हमें साकार करना। आज कुछ पत्रकार पूछ रहे थे कि इस एकता से क्या मिलने की उम्मीद है। हमने कहा कि भाई 2 और 2 जब मिलता है तो किसी को लग सकता है कि 2 और 2 मिलके क्या और होगा, 4 होगा, लेकिन 2 और 2 मिलकर के 22 भी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को इस एकता से 2 और 2 से 22 निकालना है। हमें सिर्फ 4 नहीं बनाना है, 2 और 2 से 2 और 2 22। इसलिए अब जो ये पार्टी बनी, पूरे महाराष्ट्र में जितने क्रांतिकारी कम्युनिस्ट हैं, सभी क्रांतिकारी कम्युनिस्टों को ये जो भारत चाह क्रांति कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पक्ष महाराष्ट्र में, इसके अंदर शामिल करना है। सभी महाराष्ट्र के क्रांतिकारी कम्युनिस्टों को एकजुट करना है। हम लोगों को निकल पड़ना है कि सिर्फ अपने अंदर जो है उन्हीं को समेटना नहीं। बहुत लोग हैं इंतजार कर रहे हैं, इसी तरह से लोग चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी पूरे दमखम के साथ फिर महाराष्ट्र में खड़ी हो, पूरे देश में लाल झंडे के लोग मुकाबला करें। आज ये जो पूरे फांसीवाद आया है उसका मुकाबला ठीक जैसे एक दौर में दुनिया में किया, हिटलर का मुकाबला किया, मुसोलिनी का मुकाबला किया, कम्युनिस्ट सबसे आगे थे उस मुकाबला करते समय, तो आज भी हिंदुस्तान में ये जो फांसीवाद का खतरा आया है, इस खतरे से निपटने में सबसे आगे रह करके कम्युनिस्ट अगुवाई करे, इस लड़ाई को लड़े, जीते। तो हमें लगता है कि इससे बहुत उम्मीद के साथ इस हमारी एकता को लोग देख रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो संभावना, जिस संभावना को हमने निर्मित किया है उसको साकार करना, और उसी से पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में एक जबरदस्त उभार हमें लाना है। लाल निशान पार्टी की जो विरासत है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत एक शानदार विरासत है। कम्युनिस्ट मूवमेंट के हर दौर में जितने बड़े बड़े सवाल रहे, उन सवालों को लेकर के लड़ना, कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर लड़ना, ये एक बहुत बड़ी परंपरा है। अब देख लीजिए कि महाराष्ट्र कितना बड़ा गढ़ था कम्युनिस्ट आंदोलन का, आजादी के आंदोलन का। बंगाल भी था, महाराष्ट्र भी था, पंजाब भी था। ये सब बड़े बड़े प्रदेश थे जहां आजादी के आंदोलन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था। अब उसी महाराष्ट्र में जहां से 42 का आंदोलन खड़ा हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हो रहा था। कल पुणे में हम चले गए थे आगा खान पैलेस में, जहां गांधी जी को उस समय उस पैलेस को जेल बना करके उनको रखा गया था। तो जिस महाराष्ट्र से वो करो या मरो का नारा उठा, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उठा, और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी अगर ये गलती कर बैठे, ठीक है दुनिया भर में हमारी लड़ाई है फांसीवाद से, लेकिन फांसीवाद से लड़ने के लिए हम एक गुलाम देश के मतलब क्यों लड़ेंगे फांसीवाद से? हम बिल्कुल आजाद होकर के फांसीवाद से लड़ेंगे, और इसीलिए फांसीवाद के खिलाफ हमारा संघर्ष और आजादी के लिए देश के अंदर की लड़ाई, ये दोनों को एक साथ लड़ने की जरूरत थी, उसमें आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे दौर में जो कम्युनिस्ट पार्टी से भी मैं मानता हूं कि बड़ी गलती हुई, उस बड़ी गलती के खिलाफ हमारे नवजीवन संगठन के उस दौर के उन साथियों ने सवाल उठाया, उस समय अलग हुए, और अलग होकर के कम्युनिस्ट आंदोलन में उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा। जब यह लगा कि भारत में चीन में क्रांति सफल हो गई, दोनों देश
एक जैसा देश था, दोनों बहुत कमजोर मुल्क थे, बहुत पिछड़े हुए मुल्क थे, दोनों बड़े बड़े देश थे, बड़ी आबादी वाले देश थे, दोनों गांव के देश थे, गरीबों के देश थे, किसानों के देश थे। ठीक है, हम गुलाम थे अंग्रेजों के। चीन उस तरह से कोई सीधा किसी का उपनिवेश नहीं था, वो कहते थे कि आधा उपनिवेश है, लेकिन चीन ने क्रांति कर डाली, क्योंकि किसानों पर उन्होंने ध्यान दिया, गरीबों पर ध्यान दिया, गांव पर ध्यान दिया। और उस दौर में तमाम बहुत सारे लोगों को कम्युनिस्ट आंदोलन के लगा कि हमें भारत के अंदर जो गांव पर, गरीबों पर, सामंतवाद के खिलाफ जो क्रांतिकारी संघर्ष है उसके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए था आजादी के दौर में, शायद हम नहीं दे पाए। और यही तो खोज थी, इसी से ही तो नक्सलवादी आया कि वो तेलंगाना, वो तेलंगाना, उसको फिर से जिंदा करना है। इसी से नक्सलवादी खड़ा हुआ। नक्सलवादी तो कुछ और नहीं है, भारत के आजादी के आंदोलन से सबक लेते हुए, कम्युनिस्ट आंदोलन की उस परंपरा को देखते हुए, और यहाँ भी हमारे लाल मिशन के साथियों ने हमेशा उसी रास्ते पर गांव के गरीब, मजदूर आंदोलन मतलब सिर्फ शहर के बड़े उद्योग के, बड़े कारखाने के मजदूर नहीं, वो गांव के गरीब मजदूर भी, वो गांव के खेत मजदूर, वो चीनी मिल के मजदूर, वो शुगर मिल के मालिक नहीं, वो कोऑपरेटिव के बड़े मालिक नहीं, वो बड़े धनी किसान नहीं, बल्कि शुगर मिल में काम करने वाले गरीब किसान मजदूर, इनकी लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़े। जब ये सवाल आया कि महाराष्ट्र में, अब समझ लीजिए कि महाराष्ट्र से कितनी बड़ी संभावना बनी थी 1930 के दशक में, 1940 के दशक में। बाबा साहब अम्बेडकर पार्टी बनाए हुए थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी साथ साथ चल रही थी। जो भी जितना आंदोलन की हम बात करते हैं, यहाँ किसानों का बड़ा मोर्चा निकलता है, नासिक से मुंबई तक किसान आदिवासी चलते हैं, वो पूरे कोंकण के इलाके में वैसा कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नेतृत्व में ऐसा मोर्चा निकला। वैसे टेक्सटाइल मजदूरों का मोर्चा निकला, वैसी बड़ी बड़ी लड़ाई। और जो भी अभी हम श्रम कानूनों की बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर गुलामी के कोट थोपे जा रहे हैं, हिंदुस्तान में मजदूरों के जितने कानूनी अधिकार मिले हैं, उसकी भी शुरुआत उसी महाराष्ट्र से, उसी बाबा साहब अम्बेडकर और कम्युनिस्टों की उस एकता से। उसी दौर में सारे बहुत कानून बनने लगे थे, मजदूरों के लिए हड़ताल करने का अधिकार, मजदूरी मांगने का अधिकार, समय पर मजदूरी पाने का अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, हर तरह के अधिकार मिलने लगे थे। वैसी इतनी बड़ी संभावना बन रही थी महाराष्ट्र में, और उसी महाराष्ट्र में कम्युनिस्ट पार्टी से एक गलती और हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति एक संकीर्ण किस्म का रुख, एक संकीर्णता का रुख आ गया। और उससे जो देश के दलित आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन में जो आपस में गलतफहमी, आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूरी बनने लगी, इसने भारत के दलित आंदोलन को भी कमजोर किया, इसने भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन को भी कमजोर कर दिया, इसने भारत में फांसीवाद के लिए मजबूत आधार प्रदान कर दिया है। तो इतनी बड़े हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये हुई। लेकिन हमने सुना, अभी बात हो रही थी लाल निशान के साथियों के साथ, कि उस दौर में भी जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी गलती कर रही थी बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति संकीर्ण रुख अख्तियार करते हुए, उस समय भी कम्युनिस्टों के अंदर से बाबा साहब के प्रति पूरे सम्मान के साथ, एकता के साथ जिन्होंने हाथ बढ़ाया, हमारे लाल निशान के उस दौर के साथी थे जिन लोगों ने वो किया। ये विरासत है। सिर्फ कुछ किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन कुछ इलाके का विरासत नहीं है। कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर बड़ी बड़ी वैचारिक भटकाव, बड़ी बड़ी गलती, कार्यनीतिक गलती, उन गलतियों को पकड़ने और उन गलतियों के खिलाफ लड़ने, उसकी भी विरासत है। और भाकपा माले भी यही है। कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर इस समय लगा कि कम्युनिस्ट आंदोलन आजादी के बाद एक सुधारवाद के दलदल में फंस रहा है। सुधारवाद के दलदल में बस संसद के अंदर चक्कर लगाने में, उसी में फंस रहा है। तो फिर से क्रांति को जिंदा करना है, क्रांति को एजेंडा बनाना है इस देश के अंदर। कम्युनिस्ट पार्टी का काम इस देश के अंदर गरीबों का राज लाना है। इस बात को शिद्दत से नक्सलवादी ने महसूस किया और उसी आधार पर इस देश में भाकपा वाले नई कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। और आज ये दोनों विरासत हमारे साथियों ने कहा, ये मिलन है सिर्फ दो संगठन का नहीं, दो इलाके में, अलग अलग इलाके में काम कर रहे कुछ साथियों का नहीं। भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर जो विचार यात्रा रही है, जो बहसें रही है, उसमें सही रास्ते पर चलने वाले लोग, क्रांतिकारी ऊर्जा के साथ, जोश के साथ चलने वाले लोग, वैसे दो जो संकल्प है उसका मिलन हो रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूं इसमें बहुत बहुत बड़ी संभावना है। संभावना सिर्फ हम लोग नहीं देख रहे हैं,
आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में क्या कितना बड़ा खेल हो गया। 2014 के बाद जब मोदी जी आए, मोदी सरकार बनी, हिंदुस्तान में फांसीवाद का धमक सबको सुनाई पड़ने लगा, तो महाराष्ट्र में वो काम हो गया जो शिवसेना और बीजेपी की सबसे पुरानी मित्रता थी। दोनों लगभग एक ही विचारधारा वाले पार्टी है, लेकिन आज जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई देश में बुलडोजर चल रहा है, गुजरात मॉडल का, अदानी अंबानी का बुलडोजर चल रहा है, तो इस महाराष्ट्र के अंदर भी वो बुलडोजर ने ऐसा किया कि वो शिवसेना अलग हो गया था एनडीए से। शिवसेना एनडीए से अलग हुआ जो कोई सोच नहीं सकते थे। ये भी एक समझ लीजिए कि देश में जो राजनीति होती है, राजनीति वो सिर्फ किसानों और गरीबों में नहीं, जो देश का शासक वर्ग है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। ये जो पूरे देश में जिस तरीके से गुजरात का बुलडोजर चलने लगा, उसने भारत के शासक वर्ग के अंदर उसकी भी जो एकता थी, उसके अंदर की भी जो संरचना है, उस पर भी प्रहार किया, असर डाला। शिवसेना अलग हो गई, शिवसेना अलग हो गई। हमारे बिहार में नीतीश कुमार से भी अलग हो गए। अगर ये लोग वाकई अलग रहते तो क्या दोबारा मोदी सरकार आती? दोबारा मोदी सरकार आ जाती 2024 में? नहीं आ सकती थी। और इसीलिए कितना बड़ा खेल खेला गया। शिवसेना इधर आ गया था, भारत की बड़ी पूंजी ने, अदानी अंबानी मोदी शाह ने मिलकर के उसको फिर से तोड़ दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इधर हम लोग तोड़ रहे थे, इस पार्टी को तोड़ दिया। ये जो पार्टी को तोड़ा जाता है, ये महज 2-4 नेताओं का खेल नहीं होता है। ये 2-4 नेता की वो बहुत मौका परस्त है, उनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए 2 नेता 4 नेता ने ऐसा कर दिया, इतना छोटा मामला नहीं होता है। ये बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा खेल होता है कि भारत के इन पूरे फांसीवादी ताकतों को लगा कि अगर महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं होगी तो गुजरात में अब दिल्ली में सरकार लेकर हम क्या करेंगे। तो हमें हर कीमत पर महाराष्ट्र में सरकार चाहिए, हर कीमत पर इन्होंने महाराष्ट्र में कब्जा किया। फिर भी महाराष्ट्र लड़ गया, फिर भी इसी महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव आया और लगातार हमने देखा कि पूरे महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में इंडिया गठबंधन की जीत हुई। बहुत कोई मजबूत गठबंधन हमारा नहीं था, बहुत मजबूत गठबंधन नहीं था, बहुत पार्टी सभी लोग बहुत जोश खरोश से लड़ रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी मुंबई शहर हो, महाराष्ट्र का हर कोने में आपने देखा कि यहाँ इंडिया गठबंधन, यूपी में महाराष्ट्र में दोनों, तो 2024 के चुनाव में और क्या था, यूपी और महाराष्ट्र 2 स्टेट में इंडिया गठबंधन ने ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया और ये 2 जगह से तय हो गया कि मोदी को बहुमत नहीं मिलेगा। वैसा बिहार में भी हो सकता था अगर नीतीश कुमार जी को तोड़ के वो जो ले गए अपने साथ, फिर से हाईजैक करके नहीं ले जा पाते, तो वैसा बिहार में भी होता। जो महाराष्ट्र में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उससे ज्यादा ही कुछ बिहार में होता, कम नहीं होता। और अगर ये 3 राज्य एक साथ हो जाता तो मोदी तीसरे बार के लिए प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री बन गए और बनने के बाद क्या खेल खेला। महाराष्ट्र के लोकसभा निर्वाचन का जो पूरा चुनाव का रिजल्ट था, पूरी तरह से पलट किया विधानसभा में आकर के। पता नहीं क्या क्या खेल हुआ, क्या हेराफेरी हुई। तो ये जो पूरे सत्ता ऊपर से भी, ये भी बड़ संघर्ष है, ये भी सत्ता में बहुत चैन नहीं है, वो बेचैन है। इसीलिए हमें लगता है कि जो सत्ता महाराष्ट्र के लिए बहुत मजबूत है, सत्ता का खेल। और अगर आप विचार की बात करें तो पूरे आज जिस हिंदुत्ववादी फांसीवाद है, उसका तो पूरे जन्मस्थल ही है महाराष्ट्र। सावरकर से लेकर आपके जिन्होंने किताब लिख डाली थी हिंदुत्व नाम से, और ठीक है एक जमाने में थे, शुरुआती दिनों में देश के आजादी के लिए लड़ने वाले थे, एक जमाने में थे। लेकिन किसी का कोई मूल्यांकन करेंगे तो बस 10 साल और 5 साल के आधार पर नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी के आधार पर करेंगे। और तब उसके बाद तो आरएसएस आ गया। तो ये महाराष्ट्र, अगर इधर गोलवलकर का महाराष्ट्र है तो ये महाराष्ट्र अम्बेडकर का। और ये महाराष्ट्र में वो लड़ाई, आप नागपुर चले जाइए, हमारे साथियों ने बिल्कुल सही कहा कि वो अड्डा है आरएसएस का, और वहीं पर दीक्षा भूमि भी है। और बाबा साहब अम्बेडकर अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी लड़ते रहे, अंतिम दम तक लड़ते रहे, अपने तरीके से लड़ते रहे, अपने तरीके से लड़ते रहे। लेकिन हर कभी चैन से बैठ नहीं गए, क्या हो गया खत्म हो गया, नहीं। संविधान लिखा, संविधान लिखते समय भी लड़े, संविधान लिखने के बाद भी उनको लगा कि संविधान सुरक्षित नहीं है। आज जो हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बाबा साहब उसी समय महसूस कर रहे थे कि संविधान खतरे में है, तो संविधान सुरक्षित नहीं है, उस समय से लड़ते रहे।
और देश में मंत्री थे, कानून मंत्री से हट गए, महिलाओं के लिए बिल लाना चाहते थे, बिल आने में देर हो गई थी, कानून से हटे, महिलाओं के लिए लड़ते रहे और अंतिम समय में आकर के उन्होंने कहा कि हम हिंदू बन करके थे लेकिन हिंदू रह करके मरेंगे नहीं, आप पूरा बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। तो एक नेता, एक वैचारिक, उनकी विचार यात्रा देखिए, और वो भी उनके पीछे थे फूले, अगर फूले नहीं होते तो शायद अम्बेडकर का लिए भी मुश्किल था। तो महाराष्ट्र में जो पूरी परंपरा है, इतनी बड़ी विरासत है, जो कम्युनिस्ट आंदोलन के बाहर भी, तो इतनी बड़ी विरासत लेकर के यहाँ बड़ी लड़ाई है वैचारिक, तो वैचारिक लड़ाई और साथ ही साथ ये पूंजी के खिलाफ और सत्ता के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई। तो महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी की जरूरत है, कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है, और आज हमें लगता है कि इसकी एक संभावना, इसके न्यू हम रख रहे हैं। आज दोनों पार्टी हम लोग एक साथ मिले तो दोनों के मिलने से एक बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी हम बना सकते हैं। और आज देख लीजिए कि देश में 3-4 कम्युनिस्ट पार्टी का लोग नाम लेते थे। एक सीपीएम बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी थी। अगर हम चुनाव की बात करें तो लोग कहते थे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और जीता जाता है, कोई सीपीएम से सीखे, सीपीएम से समझे। 34 साल बंगाल में उसकी सरकार चली, इतने साल त्रिपुरा में सरकार चली। 2004 में 60 से ज्यादा सांसद लोकसभा पहुंच गए सीपीएम और उनके साथ सीपीआई, आरएसपी और सब मिला करके। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि उस बंगाल में एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है, उस त्रिपुरा से एक सांसद नहीं है, कुछ विधायक बचे हुए हैं। इसका मतलब कि बड़ी पार्टी एक जमाने में थी, लेकिन वो बड़ी पार्टी अपने ही कारण से, किसी दूसरे की साजिश के चलते नहीं, अपनी ही गलतियों के चलते, अपने ही कारण से आज इतनी कमजोर एक पार्टी में कहां फंस गई। और आज लगातार अभी फांसीवाद का इतना बड़ा खतरा है, पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है। इस देश का हर एक मुस्लिम घर में चले जाइए, हर मुस्लिम समझ रहा है कि फांसीवाद क्या होता है, हर दलित समझ रहा है, हर विश्वविद्यालय का छात्र समझ रहा है, बुद्धिजीवी समझ रहा है, हर कलम लेकर के लिखने वाले जो आजादी चाहते हैं, बोलने लिखने की आजादी, जिनको आजादी चाहिए, जिनको आजादी नहीं चाहिए। हमारे एक रोजा लुक्समबर्ग ने कहा था कि अगर आप चलेंगे नहीं, अगर आप किसी एक जगह पे स्थिर रहेंगे तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैर में बेरी है। आपको तो तब पता चलेगा कि आपके पैर में बेरी है कि जब आप चलेंगे, चलने की कोशिश करेंगे। तो इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो चलते नहीं है, दिखते नहीं है, बोलते नहीं है, बहुत सारे बड़े ठीक है, उनको लगता है कि बहुत ठीक चल रहा है, लेकिन जो भी इस देश में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको चलना है, बोलना है, बोलना जरूरी है, लिखना जरूरी है, चलना जरूरी है, चलेंगे नहीं तो वैसे ही खड़े खड़े बन जाएंगे एक ही जगह पर। तो जितने चलने वाले लोग हैं इस देश में आगे बढ़ने के लिए, वो सबके सामने रुकावट है फांसीवाद इतना बड़ा। और उस फांसीवाद के बारे में हमारे सीपीएम के साथी कह रहे हैं कि कहां कोई फांसीवाद दिख रहा है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। हमारे जेएनयू के साथियों ने बताया कि किस तरह से उनके छात्र संगठन ने वो ऐसा वहां इस तरह संकीर्ण किस्म का रुख अख्तियार किया कि खतरा था कि वहां एबीवीपी वाले जीत जाते, जेएनयू में भी पूरे बीजेपी हावी हो जाती। बड़े मुश्किल से हमारे साथियों ने जेएनयू ने उसको बचाया। तो आज वो सीपीएम अपनी गलतियों के कारण और फांसीवाद के बारे में बिल्कुल उदासीन है, कोई समझ नहीं है वो आज कहां पहुंचे हैं। हमारे माओवादी मित्र थे, महाराष्ट्र में भी हमारे बहुत सारे साथी उस आंदोलन में थे, लेकिन उनको लग गया कि इस देश में बस हथियार बंद संघर्ष करना है, बाकी हथियार बंद संघर्ष करिए, लेकिन जनता नहीं रहेगी तो कहां चिंता लेकर करिएगा। तो जन आंदोलन चाहिए, जनता का बीच में काम चाहिए। और आज कितने अफसोस की स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी, आज वो माओवादी पार्टी खुद कह रही है कि हम चाहते हैं कि शांति वार्ता हो। वो कह रहे हैं कि वार्ता होना चाहिए। हमने कहा कि बिल्कुल, वो जो कह रहा है कि वार्ता हो, सरकार को वार्ता करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने किस तरह से घेर करके माओवादी पार्टी के महासचिव केशव राव बासवराजू, उनको जिंदा पकड़ लिया था, जहां तक रिपोर्ट है, लेकिन हत्या कर दी। जिंदा पकड़ करके कानून के हवाले करते नहीं किया। 27 साथी या 28 साथी वहां शहीद हो गए। तो उनके सामने भी रास्ता बंद है, उस रास्ते से नहीं चल पाएंगे। और आज इसीलिए हमारी पार्टी एक छोटी पार्टी थी, आज भी बहुत छोटी पार्टी है, कोई बड़ी पार्टी अभी नहीं बन गए हम लोग, लेकिन लगातार उस नक्सलवादी के बाद से उस क्रांतिकारी रास्ते पर लड़ाई के हर मोर्चे को, किसी मोर्चे को छोड़ेंगे नहीं। संसद भी मोर्चा है, संसद कोई सुविधा भोग करने के लिए
बस कुछ MP MLA मिल जाए, उसमें संसद का बंगला मिल जाएगा, हवाई जहाज में उड़ने का मौका मिल जाएगा, इसके लिए कोई सांसद नहीं बनते, इसके लिए कोई विधायक नहीं बनते। सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं तो गांव के जो लड़ाई लड़ते हुए लोगों ने वोट दिया है, उसी लड़ाई को संसद में पहुंचाने के लिए, उसकी आवाज बनने के लिए सांसद बनते हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं, कि हमारा जो संसदीय दल है, हमारे जो विधायक दल है, बिहार में हो, झारखंड में हो, वो बिल्कुल इसी पर कायम रहे। कठिन रास्ता है, आसान नहीं है, संसद में चले जाइए और क्रांतिकारी बने रहिए। बहुत बहुत कठिन काम है, इसके लिए हर रोज कसरत करना पड़ता है, हर रोज मेहनत करना पड़ेगा, वैचारिक और मानसिक और शारीरिक तौर पर, तब जाके कोई क्रांतिकारी बने रह सकते हैं। नहीं तो ये ऐसा इलाका है, ऐसी जगह है, वो आपको आपकी घेरेबंदी करके आपको पूरा रास्ते से भटकाने वाला सब इलाका है, सब गढ़ है उनका। तो हमारी ये कोशिश है कि हम सिर्फ खेत खलिहान की लड़ाई लड़ेंगे, कल कारखानों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो संसद का जो मोर्चा है उसको भी छोड़ेंगे नहीं। और उस मोर्चे में जहां शासक बल हावी है, वहां भी जाकर के हम अपनी बात बोलेंगे, लड़ेंगे और वहां उसको कमजोर करेंगे। तो ये लड़ाई लड़ते हुए पार्टी आज यहाँ पहुंची है। तो पार्टी जो आगे बढ़ रही है, वो उसके पीछे पार्टी की एक तरीके से सही लाइन, सही विचार, उसको लेके चल रहे हैं। तो आज हमें लगता है कि आप लोगों के बीच में ये संभावना बन रही है कि महाराष्ट्र में हम एक ठीक ठाक पार्टी अगर बनाए। तभी लाल निशान भी एक तरह से ट्रेड यूनियन मोर्चे पर काम ज्यादा था, पार्टी मोर्चे पर काम कम था। महाराष्ट्र में जो भाकपा माले है, वो भी लंबे समय से हम लोग एक छोटी टीम बना करके चल रहे थे। अभी हमारे पास कोई राज्य कमेटी नहीं थी। तो आज ये संभव है कि ये जो आज हम कह रहे हैं कि हम दोनों एक हो गए, एक होकर के भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये जो अब हमें महाराष्ट्र में एक मजबूत पार्टी बनानी है। तो हमने जो कहा था कि दोनों पार्टी में, जो लाल निशान के पास हमारे एक केंद्रीय कमेटी थी, हमारी पार्टी माले में भी एक लीडिंग टीम थी राज्य में। तो दोनों साथियों ने फैसला किया कि हमारे जो दोनों कमेटी थी, ये केंद्रीय कमेटी लाल निशान की और ये लीडिंग टीम माले की, ये दोनों का भी बिल्कुल एक हो जाए और दोनों एक होकर के तैयारी करें कि अगले 6 महीने के अंदर इसी महाराष्ट्र में हमें जबरदस्त सांगठनिक सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन से पूरा मजबूत एक कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ उसको खड़ा करेंगे, स्थापित करेंगे। तो साथियों ने ये प्रस्ताव दिया है कि हम लोग दोनों पार्टी में, शायद दोनों मिला करके 36 साथी होते हैं, 36 लोगों की एक बॉडी बन जाए जो सम्मेलन की पूरी तैयारी करे और 36 लोगों के बीच में भी एक छोटी टीम बने, स्टीयरिंग कमेटी, उसको रोजमर्रा के पूरे काम को सघन ढंग से करने के लिए उसमें 36 का ही एक तिहाई 12 साथी उसमें रहे और दोनों मिलकर के इसको पूरा करें। तो एक तो हमें लगता है कि ठोस, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग एक हो गए, तो एक होकर के हमें ठोस जो काम करना है कि हमें पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी बननी है। बाकायदा जितने जिलों में हमारा काम है, जिला सम्मेलन करना है, जहां जहां हमारे पार्टी मेंबर होंगे, तो हम चाहते हैं कि हर पार्टी मेंबर, जहां भी 10-15 हमारे पार्टी मेंबर होंगे, वो एक शाखा बनाएं। पूरे देश में शाखा मतलब लोग आजकल समझते हैं कि RSS की शाखा मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का ब्रांच होता था। और जो हम करते थे काम, गांव-गांव में काम करना, गांव-गांव में संगठन बनाना, हर कल कारखाने में संगठन बनाना, हर पंचायत में संगठन बनाना, आज लोगों को लग रहा है कि कम्युनिस्ट ऊपर हो गए और नीचे पूरा फैल गए जाकर के RSS वाले, BJP वाले नीचे जाकर के सब कर रहे हैं। तो हम लोगों को ऊपर तो बोलना ही है, करना ही है, लेकिन नीचे का वो जो संगठन है, जिसको हम कहते हैं ग्रास रूट में काम करना, वो नीचे के संगठन को मजबूत बनाना है। तो हमारे साथी बैठ करके तय करेंगे कि महाराष्ट्र में हम कितने लोगों को पार्टी में ला सकते हैं, पार्टी मेंबर बना सकते हैं। और पार्टी मेंबर बनाने में हमें निश्चित तौर पर ध्यान देना होगा नौजवानों पर, निश्चित तौर पर ध्यान देना होगा महिलाओं के ऊपर, ध्यान देना होगा दलितों पर, ध्यान देना होगा आदिवासियों पर, ध्यान देना होगा सामाजिक रूप से जो वंचित है, बहुजन समाज के लोग हैं, उन साथियों के ऊपर। तो इस तरह से एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए अगले 6 महीने यहाँ मेहनत अगर ठीक से हो, तो मुझे लगता है कि आज मई का अंत है, तो दिसंबर आते आते, नवंबर के अंत में, दिसंबर के शुरू में शायद हम लोग उस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि एक बड़ा सम्मेलन, जिस सम्मेलन से
बिल्कुल महाराष्ट्र में एक राज्य कमेटी हमारी बन जाए, पूरे अभी को सम्मेलन की तैयारी समिति बने, लेकिन राज्य कमेटी बने, कम से कम 10-12 ऐसे जिले हो, 10-12 जिले में मजबूत जिला कमेटी बन जाए, बहुत सारे तालुका है वहां तालुका लेवल की कमेटी बन जाए। तो इसकी पूरी कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। सामने बिहार में चुनाव है, अभी मोदी जी बिहार में दौरा कर रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और मोदी जी उस समय सऊदी अरब में थे, सऊदी अरब से चले आए, तो लोगों ने पहले सोचा होगा कि जाएंगे शायद कश्मीर में, पहलगाम में मिलने के लिए जाएंगे, कश्मीर नहीं गए। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग थी, दिल्ली में भी नहीं रहे, चले आए बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव है। मधुबनी में आ गए और आकर के बोलने लगे। अभी फिर राजाराम जी जहां से सांसद है काराकाट, उसी काराकाट में मोदी की कल सभा थी और वहां के जो जरूरी सवाल है उस पर कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जो आजकल फिल्मी डायलॉग देते हैं, शोले फिल्म की तरह मोदी जी डायलॉग दे रहे हैं कि हमारे रंग में सिंदूर है, खून में गरम लहू उसमें सिंदूर हो गया है, रोटी पाकिस्तान के लोगों से कह रहे हैं कि अरे रोटी खाओ, रोटी ठीक से शांति से खाओ, नहीं तो मोदी की गोली तो है ही, गोली खाओ। तो गब्बर सिंह वाला डायलॉग मोदी जी आजकल दे रहे हैं देश में, तो वो पूरा चल पड़े हैं। उनको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है, चुनाव से मतलब है, डायलॉग दो, भाई लोगों को भटकाओ, लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करो, तो चुनाव। तो महाराष्ट्र का चुनाव हम लोग हार गए, बिहार का चुनाव हम लोगों को जीतना है, बिल्कुल हर कीमत पर बिहार का चुनाव हम लोगों को जीतना है। और उसमें हमारे महाराष्ट्र के साथी आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, 2-3 लिहाज से आपका योगदान हो सकता है, क्योंकि हमारे बिहार के बहुत सारे साथी, बिहार झारखंड के बहुत सारे मजदूर वो महाराष्ट्र में काम करते हैं, तो उनको महाराष्ट्र में भी छोड़िए मत कि बिहार के मजदूर हैं तो बिहार में जाकर के देख लेंगे, बिहार में माले करेंगे, नहीं। जितने बिहार के मजदूर हैं महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, वो सभी ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के बीच में भाकपा माले को महाराष्ट्र के अंदर पहुंचना है। उन मजदूरों के बीच में, उन मजदूरों के बीच में पहुंचिए और उन मजदूरों की पीड़ा, वो पीड़ित मजदूर है। कोविड आया था तो लोगों ने देखा कि जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनकी क्या पीड़ा होती है, कोई घर नहीं है, यहां से पैदल पटना गए, सूरत से मुंबई से पैदल गए, और पैदल भी जब गए थे तो वहां नीतीश कुमार जी उनके लिए दरवाजा खोल के नहीं रखा था, दरवाजा बंद कर दिया था कि नहीं आने देंगे, कोविड फैलाने के लिए आ रहा है। बताइए, बिहार के मजदूर अपना घर लौटना चाहता है और ये कह रहे हैं कि कोविड फैलाने के लिए आ रहे हैं। तो उस समय हमारी पार्टी ने पूरे बिहार के अंदर और पूरे देश में हमने उन मजदूरों के लिए काम किया, उन मजदूरों की हर संभव मदद करने की कोशिश की। मुझे बिल्कुल पता है, भरोसा भी है कि हमारे महाराष्ट्र में जो भी साथी हैं वो बिहार के जो मजदूर हैं, झारखंड के जो मजदूर हैं, जो पीड़ित है, जो लड़ रहे हैं, वहां उनके पक्ष में महाराष्ट्र की पार्टी भी मजबूती से खड़ी रहेगी। और इसीलिए उन मजदूरों के बीच में उनके सवालों को लेके भी जाइए, राजनीतिक सवाल को भी लेके जाइए, उनको तैयार कीजिए कि भाई आपको यहाँ भी लाल झंडा करना है और वहां भी बिहार के चुनाव में भी लाल झंडा फहराने का काम आपको करना है। ये मजदूरों में संदेश लेकर के जाइए। और महाराष्ट्र मजबूत है, बाकी तो सब हम लोग राष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र है, बड़ा है, औद्योगिक इलाका है, आप लोग ठीक से लगेंगे, सबसे चंदा करेंगे तो बिहार के चुनाव लड़ने के लिए जो चंदा चाहिए, पैसा चाहिए, बिहार में भी हम लोग घर घर जाएंगे, कूपन मांगेंगे, लेकिन महाराष्ट्र से भी आप लोग अगर करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा योगदान, आर्थिक योगदान भी महाराष्ट्र की ओर से बिहार के चुनाव में हो सकता है। तो ये काम हमारे सामने है, ये युद्ध है, ये बिल्कुल युद्ध है। क्योंकि अगर इस देश में ये मोदी सरकार रह गई लंबे समय तक, तो सच में लंबे समय तक अगर रह गई तो संविधान बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा, कोई लोकतंत्र नहीं बचेगा, कोई आजादी जो हम लड़ करके लाए हैं वो आजादी नहीं बचेगी। और आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है, कल तक ये अंग्रेज की दलाली कर रहे थे, आज अमेरिका की दलाली कर रहे हैं। आज वो ट्रंप पर बैठ करके तय करते हैं, भारत के लोगों को कह रहे हैं कि घुसपैठी है भारत के लोग, ये यहाँ रोहिंग्या कह करके, बांग्लादेशी कह करके भारत से निकालने में लगे हुए हैं, और वो वहां भारत के लोगों को घुसपैठी कह करके अमेरिका से निकालने में लगे हुए हैं। उनको पूरा हथकड़ी पहना करके, देरी लगा करके हवाई जहाज में भेज रहे हैं गुलाम की तरह, और हमारे मोदी जी चुप रहते हैं। वो ट्रंप वहां बैठ के कह रहे हैं कि टैरिफ इतना होगा, इसमें घटेगा, इसमें बढ़ेगा। भारत की नीति
अमेरिका में बैठ के तय हो रही है। वो वहां से कह रहे हैं कि भाई दोनों देश के बीच में अब युद्ध नहीं होगा, हमने तय कर दिया। हमारी सरकार खामोश है। तो उस आजादी का क्या मतलब? अंग्रेजों से लड़ करके जो आजादी हासिल किए, इसलिए तो नहीं किए थे कि अंग्रेजों से आजाद हुए अब जाकर के अमेरिका के गुलाम बन जाए। इसके लिए तो आजाद नहीं बने थे देश में। तो अमेरिका का दबाव है देश में। वो संविधान, उस संविधान का एक एक शब्द खतरे में है। किसान के अधिकार, दलित के अधिकार, मजदूर के अधिकार, वो हमारा आरक्षण, सब कुछ सब खतरे में है। इसीलिए बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में बिल्कुल हम लोग लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में लोगों ने सोचना बंद नहीं कर दिया, लोग डर नहीं गए। बहुत सारे लोग हैं जो बोलने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। आपके इसी महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव के मुद्दे पर कितने हमारे साथी अभी जेल में हैं। क्या वो बोलना बंद कर दिए? डर गए? नहीं डर गए। हमारे झारखंड के स्टैन स्वामी, उनको उठा करके आपके महाराष्ट्र के जेल में रखा, वो जेल में मर गए, जेल में रहते रहते बिना इलाज। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सच कहने के लिए अगर कीमत चुकानी होगी तो मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन सच के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लोग लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो तमाम लोगों के बीच में लोग लड़ रहे हैं देश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए बड़ी लड़ाई इस देश में होगी। आजादी की इतनी बड़ी परंपरा है, आजादी की इतनी लंबी लड़ाई रही है। वो 42 के आंदोलन में इसी सातारा में प्रति सरकार यहां बनी थी। कब नहीं लड़ाई हुई? कब से यह लड़ाई शुरू? जिस दौर में कैपिटल लिखा जा रहा था, उसी दौर में तो हमारे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे, लड़ रहे थे। उसी दौर में, उस सब एक ही दौर में सब हुआ देश में। जिस दौर में पेरिस कम्यून हुआ, उसी दौर में इस देश में 1857 की लड़ाई हुई। उसी दौर में लखनऊ में हमारे देश के जवानों ने, किसानों ने अंग्रेजों को घेर के रखा था कितने दिन तक। इसलिए इस देश में लड़ाई की लंबा इतिहास है, बड़ी परंपरा है। और वो लड़ाई भी सिर्फ आजादी का आंदोलन नहीं है, हर तरह के दमन के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ हमेशा लोग लड़ते रहे हैं। इस दौर में भी जब इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, इतना ज्यादा हमें डराने की कोशिश है, इतनी ज्यादा नफरत है, इतने ज्यादा बुलडोजर चल रहा है, तो इस दौर में भी लोग लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, खूब बोलेंगे, खूब लड़ेंगे। और भाकपा माले का लाल झंडा इसी लड़ाई में आगे बढ़ता रहेगा, पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। आज वो तमाम साथी याद आ रहे हैं, वो तमाम साथी हमने नीचे सभी साथियों, इनमें से बहुत सारे साथियों से मिलने का भी मौका मिला। इधर जो पुराने साथी है, उस पुरानी पीढ़ी के साथियों से तो मिलने का बहुत मौका नहीं मिला, लेकिन कॉमरेड भोसले पुणे में, उनसे भी मिलने का, कॉमरेड लीला जी का नाम देख रहे हैं, उनसे भी मिलने का मौका मिला। हमारे अशोक मनोहर जी से लेकर के वो तमाम साथी, वो आपके कापुस्ते जी, कात्रे जी, बावटे जी, वो केरकर जी, तमाम साथी। हमारे भी कॉमरेड सपन जी आते थे। कॉमरेड वीएम का सपना था कि देश में हम लोग एक बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी बने। सिर्फ बड़ी और छोटी का सवाल नहीं, कॉमरेड वीएम ये कहा करते थे कि कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर अलग अलग धारा होगी, क्रांतिकारी धारा होगी, कुछ समझौतावादी धारा भी होगी, कुछ सुधारवादी धारा भी होगी। सवाल यह है कि क्रांतिकारी धारा को जो चालक का आसन है, जो ड्राइविंग सीट है, ड्राइव करने वाला वो सुधारवाद के रास्ते पर चलने वाला होगा, ड्राइव करने वाला वो सिर्फ संसद का करने वाला होगा, क्रांतिकारी पीछे रहेंगे, पीछे सवारी करेंगे, तब तो पूरे आंदोलन को उसी गलत रास्ते पर ले जाएंगे। तो क्रांतिकारियों को इस देश में कम्युनिस्ट आंदोलन में हावी होना होगा और इस देश के कम्युनिस्ट आंदोलन की जो ड्राइविंग सीट है, वो ड्राइवर की कुर्सी पर, उस सीट पर बैठना होगा कि गाड़ी चला करके ड्राइव करके ले जाना होगा उसको उस मंजिल तक। ये काम उसकी संभावना बन रही है। और इसीलिए आज के दिन उन तमाम साथियों को, लाल निशान के, हमारे माले के, उन तमाम महान नेताओं को, शहीदों को आज के इस पूरे सम्मेलन की ओर से, हमारे तमाम साथियों की ओर से, तमाम साथियों को लाल सलाम और उनकी विरासत को आगे ले चलने का आज संकल्प लेकर के हम लोग यहाँ से जाएंगे। और जो समय हम मिलेगा अगले 5-6 महीने का, जमकर मेहनत करेंगे, किसी भी मोर्चे को छोड़ेंगे नहीं। ट्रेड यूनियन में भी काम बढ़ाएंगे, दलितों के बीच में काम बढ़ाएंगे। सफाई कर्मचारी अगर यूनियन है तो सफाई कर्मचारी किसी यूनियन नहीं करेंगे,
वो पूरे सफाई कर्मचारियों के बीच में वहां बिल्कुल दलित उत्पीड़न के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ, उनके घरों में, उनके मोहल्लों में, वहां भी हम लाल झंडा फहराएंगे और वहां भी वो अम्बेडकर के विचार, भगत सिंह के विचार उसको स्थापित करेंगे। और इसीलिए बड़ी संभावना, आप देखिए महाराष्ट्र में सफाई कर्मचारियों में इतना अच्छा आंदोलन है, काम है। कॉमरेड क्लिफ्टन यहाँ आए हैं, वहां बेंगलोर में अच्छा काम है। अभी हम तमिलनाडु गए थे, हमारे कुछ पुराने साथी थोड़ा पार्टी से अलग थे, अभी पार्टी के साथ फिर आ रहे हैं। एक यूनियन वहां है LTUC, AICCQ में शामिल हो गई और उनका बड़ा अच्छा काम है सफाई कर्मचारियों के बीच में चेन्नई में। तो हम देख रहे हैं कि पूरे देश में हम चाहेंगे तो सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा फेडरेशन बनेगा और वो फेडरेशन यूनियन के साथ साथ पार्टी बनाने का भी काम करे और सफाई कर्मचारियों के बीच में अन्याय के खिलाफ, सामाजिक बराबरी के लिए, बराबरी और सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अभी रेलवे में यूनियन का चुनाव हुआ, रेलवे के चुनाव में भी हमने